आज जो सबसे इम्पोर्टेंट सर सब्जेक्ट आपकी है, वॉइस ना बहुत धीरे से आ रही है। अभी सही आ रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज हमारा, वो है जूरिस्प्रूडेंस। देखो, जूरिस्प्रूडेंस डिफ़िकल्ट भी है और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट भी है। मतलब इसको समझने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें, क्योंकि ये हमारा जो है नया सब्जेक्ट है और ये कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस का प्रॉब्लम ये है, ये कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है, तो इसके कोई सेक्शन सब सेक्शन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, ज्यूरिस जो होते हैं उनके जो विचार हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनको बताया गया है। तो जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है वो एक लैटिन, जूरिस्प्रूडेंस जो एक वर्ड है वो लैटिन भाषा से निकला हुआ एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जूरिस दूसरा प्रूडेंस। तो ज्यूरिस का मतलब होता है जो हमारे जजेस हैं या जो लॉ के एमिनेंट रिसर्चर हैं या जो लॉ के पूरे जानकार हैं, उन्हें ज्यूरिस कह सकते हैं। और उनके जो प्रूडेंस है, मतलब उनके जो विचार हैं, उनको इसमें बताया गया है। तो जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में कोई लॉ नहीं है, लेकिन लॉ लॉ होते हुए भी सभी लॉ इसके अंदर से ही निकले हैं और ये सभी लॉ को अपने अंदर शामिल किए हुए हैं। तो इसे हम जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है ये सभी लॉ को अपने अंदर समाये हुए हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस को अगर हम एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ें तो इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सब्जेक्ट थोड़ा टफ है। लेकिन अगर हम इसको जूरिस्प्रूडेंस को ऐसे पढ़ें कि हमें किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जैसे अब हमारा जो जुडिशरी होता है वहाँ पे भी जूरिस्प्रूडेंस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, या बहुत सारे जो लॉ के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें भी जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो जूरिस्प्रूडेंस वन को बताया गया है, तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस को दो क्लासों में डिवाइड कर दिया है। दो सेमेस्टर के अंदर जूरिस्प्रूडेंस कवर है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो फर्स्ट जो है जूरिस्प्रूडेंस वन, वो हमारा बी एल एल बी फिफ्थ सेमेस्टर में है, और जूरिस्प्रूडेंस टू जो है वो हमारा आता है सिक्स सेमेस्टर के अंदर। तो अगर हम सी सी एस के सिलेबस के हिसाब से उसको पढ़ें तो लिमिटेड सब्जेक्ट है, लिमिटेड चीज़ें इसके अंदर हमसे पूछी जाती हैं। और अगर हम एनालाइज करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पैटर्न को देखें, तो कुछ क्वेश्चन अगर हम अच्छे अच्छे तैयार कर लें तो हम इजीली जूरिस्प्रूडेंस का पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा स्टूडेंट्स को इसके लिखने की आती है, वो लिखने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं स्टूडेंट कि लिखे क्या, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे यूज़ किए हुए हैं जो मतलब आउट ऑफ द ब्रेन है, हम सोच नहीं पाते उस तरह के शब्दों को जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फिलॉसफी ऑफ लॉ है। तो फिलॉसफीज जो होती हैं उनको समझना इतना ईजी नहीं होता। तो बहुत सारे फेमस जूरिस्ट हुए जैसे ऑस्टिन, बेंथम, ठीक है, और रोसेके पाउंड, ठीक है, और इसके अलावा लेनिन, इस तरह से बहुत सारे हुए हमारे जूरिस्ट। और हर जूरिस्ट की बातों को इसके अंदर बताया गया जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा जूरिस्प्रूडेंस का, उसके अंदर डेफिनेशंस बहुत सारी बताई गई हैं, डेफिनेशंस के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस किया है। तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे और सिक्स सेमेस्टर में आपके पास जूरिस्प्रूडेंस आएगा तो वो उस कंपैरिजन में थोड़ा सा ईजी है। एक बात और, बी एल एल बी अगर फिफ्थ सेमेस्टर में हम ये बोले सबसे ज़्यादा बैक किस सब्जेक्ट में आती हैं, तो इसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बैक आती हैं। तो इसको आपको बहुत ध्यान से और कंसंट्रेशन कर कर इसको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप इसको एक बार में निकाल लें। क्योंकि सबके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि जिसकी अगर एक बार इस पर बैक आ जाती है ना, उसको बैक क्लियर करने में काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब उसको बार बार इसकी बैक देनी पड़ती है। ऐसा मैंने देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि वो स्टूडेंट दो तीन बार एग्ज़ाम देता है जब जाके क्लियर होता है जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, लेकिन अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको निकाल लें तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का। तो जूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली हमें अलग अलग ज्यूरिस्ट की थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने क्या बोला है, ठीक है। और फेमस ज्यूरिस्ट अगर आप बात करेंगे तो मुश्किल से कोई पाँच या छः फेमस ज्यूरिस्ट हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है, अगर हम बोलें कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, मतलब क्यों हम पढ़ें इसको जबकि ये कोई कॉडिफाइड लॉ ही नहीं है, और अगर हम लॉयर बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं तो ये हमें कहीं हेल्प नहीं करता। मतलब ये नहीं है कि इसके बिना हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी या हम कोई लिटिगेशन में फंस जाएंगे। तो ना तो हम कहीं वकालत में फंसेंगे इसके बिना, ना ही हम जज के रूप में डिसीजन देने में इसमें फंस सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये पढ़ना चाहिए एज ए लॉ स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि लॉ के साथ साथ ये हमारे समाज की भावनाओं को जो है एक परोक्ष रूप से हमारे सामने रखता है, मतलब मिरर है, मिरर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है।
समाज में एक एडवोकेट के, एक जजेस के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या एक लीगली एफिशिएंट पर्सन के क्या समाज के प्रति दायित्व हैं, वो बताने के लिए जूरिस्प्रूडेंस ज़रूरी है। तो अगर कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, तो जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस है रिसर्चर्स के लिए, जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस है लॉ स्कॉलर्स के लिए, और जूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट ज़रूरी है आपके लॉ के फील्ड में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, यानी कि लॉ प्रोफेशनल्स, उन सब के लिए जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉस को ईजी करना। मतलब अगर आप लॉ को डायरेक्ट वे में समझने की कोशिश करें तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब जूरिस्प्रूडेंस का एक बार आप पढ़ लेते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस आपकी हेल्प करता है लॉ को समझने में। इसीलिए ये बोला गया है कि जो सारे लॉज हैं वो जूरिस्प्रूडेंस से ही निकले हैं। जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में कोई लॉ नहीं है, लेकिन सारे लॉ के साथ ये डील करता है। इसके अलावा ये आपकी रैशनल थिंकिंग को डेवलप करता है, जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है। इसके अलावा ये आपकी रीजनलाइजेशन नॉलेज जो होती है, आपकी रीजनिंग नॉलेज जो होती है लॉ की, उसको डेवलप करने का काम करता है। आपको एनालिटिकल अप्रोच के साथ लॉ को हैंडल करने के लिए टेक्निक्स देता है। इसके अलावा लॉयर्स के माइंड को शार्प करने का काम भी जूरिस्प्रूडेंस करता है। इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कानून की आंखें भी है। मतलब अगर आप इन आंखों से कानून को देखोगे तो बेटर तरीके से आप कानून को समझ पाएंगे। तो एक जज और एक लॉयर के लिए बहुत ज़रूरी है जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना भी, इसको समझना भी। इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस जो है हर यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट है। अब जो हम एक एक करके जूरिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, कि कौन कौन से जूरिस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो है उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे फेमस जूरिस्ट जो है जो हमारे लॉ के हैं वो है आपके जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन जो है वो जो जूरिस्ट है जॉन ऑस्टिन, इसके बारे में आपको क्या पता है? जॉन ऑस्टिन कौन है, कहाँ इनका जन्म हुआ था, और जॉन ऑस्टिन ने लॉ की कौन सी डेफिनेशन दी है? तो अगर किसी को पता है कि जॉन ऑस्टिन कौन है तो एक बार बताइए, जॉन ऑस्टिन कौन है, इन्होंने क्या किया? आपने कितनी सारी डेफिनेशन भी याद की होंगी, तो जॉन ऑस्टिन के नाम से बहुत सारी डेफिनेशन भी आपको पता होंगे। सोवरेनिटी थ्योरी सुना है आपने? थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, लॉ इज द थ्योरी ऑफ सुप्रीम या पावर ऑफ सुप्रीम, ये आपने पढ़ा होगा। ये थ्योरी आपके ऑस्टिन के द्वारा दी गई है। तो ऑस्टिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे जूरिस्ट हैं। इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है लॉ के ऊपर, और लॉ की काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने कई मेथड्स को सरल भी किया है। तो एक सुपीरियर मतलब ये कहते हैं कि जो लॉ है वो लॉ ऑफ सुपीरियर है, मतलब कानून सबसे ऊपर है, और कानून को बनाने वाला कौन व्यक्ति है? जो सब सुपीरियर है। जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे ना तो प्रेसिडेंट सुपीरियर है, ना प्राइम मिनिस्टर सुपीरियर है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुपीरियर है। हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही चलती है। प्राइम मिनिस्टर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करना चाहे और उसके अलावा कुछ भी करना चाहे तो वो कर नहीं सकते, उनको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। To determinate of the human superior, not in the habit of like the superior obedience, but receive the habitual obedience from the bulk of given society, and society is a political independent। तो ये कहते हैं कि सुपीरियर जो है वो ह्यूमन में भी हो सकता है, सुपीरियर जो एक सिस्टम में भी हो सकता है, और सुपीरियर ही वो व्यक्ति है या वो पॉलिटिकल पावर है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो किसी चीज़ को रन कर सकती है। मतलब सुपीरियर होना जरूरी है। अगर आप सुपीरियर नहीं है तो आप किसी देश के शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते। तो शासन चलाने के लिए, लॉस बनाने के लिए, लॉस को गवर्न करने के लिए सुपीरियर होना जरूरी है। सुपीरियर मतलब सबसे पावरफुल या सबसे ऊपर होना जरूरी है। इन्होंने थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी दी थी, और सोवरेनिटी के अंदर इन्होंने डेफिनेशन दी है कि लॉ और सोवरेनिटी में क्या रिलेशन है। तो इन्होंने कहा है कि जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब है कि हमारे देश के अंदर हमारा शासन चल रहा है, हम किसी के अंडर इन्फ्लुएंस में कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ हैं, हम हैं सब कुछ। तो जॉन ऑस्टिन ने सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। इन्होंने बताया है कि जैसे बाकी जो बेंथम है या हॉब्स जो है वो कहते हैं कि सुपीरियरिटी से कुछ नहीं होता, एक राजा सर्वप्रथम नहीं है, उसके ज़्यादा सर्वप्रथम पब्लिक है। लेकिन ऑस्टिन उसके विरोध में ये कहते हैं
कि जो सुपीरियर है वही सब कुछ है। अगर सबको आपने सुपीरियर बना दिया तो कंट्री या देश कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए सोसाइटी को रन करने के लिए, लॉस बनाने के लिए, लॉस को गवर्न करने के लिए सुपीरियर होना जरूरी है। तो थ्योरी ऑफ सुपेरियरिटी को इन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दी। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर हम सोवरेनिटी की थ्योरी की बात करें तो एक पॉजिटिव लॉ की थ्योरी है ये, जिसके अंदर लॉ की पॉजिटिविटी की बात की जाती है। यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन बिल्ड किया जाता है सोवरियन पर्सन एंड द बॉडी ऑफ मेंबर्स। जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम अथॉरिटी है और उसके नीचे सारे लोग आते हैं, यानी कि जो इंडियन पीपल्स है, जो बॉडी ऑफ पीपल्स है, इंडियन लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ही राज चल रहा है। उससे पहले हमारे यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हर चीज़ का राज करते थे, वही चीज़ें डिसाइड करते थे, वही डिसाइडिंग फैक्टर होते थे, लास्ट डिसीजन उन्हीं का ही फाइनल होता था। इस वजह से उनको बोला गया। तो इन्होंने कहा कि बाकी जो और भी जो ज्यूरिस्ट है, रिसर्चर है, जैसे रोसेक्यू पाउंड है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, लॉ ही सब कुछ नहीं है, सुपीरियर ही सब कुछ नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लॉ को भी बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री का किसी गलत शासन के हिसाब से कोई निर्णय पास कर दे तो उसको बदल देगी जनता, मतलब जनता 5 साल बाद उसको गद्दी से हटा देगी, फिर उसकी थ्योरी मतलब फिर दूसरे लोग आ जाएंगे जो जनता के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं। ये रोसेक्यू पाउंड ने कहा है। लेकिन इन्होंने ये कहा जॉन ऑस्टिन ने कि नहीं, सुपीरियरिटी जरूरी है और सुपीरियर ही डिसीजन ले सकता है। तो एक क्रिटिज्म तो ये हो गया जो रोसेक्यू पाउंड की थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो कहता है कि पब्लिक का ओपिनियन सबसे ऊपर है, बिना पब्लिक के ओपिनियन के चीज़ें नहीं चलती। अगर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की हम बात करें तो उसके लिए ज़रूरी है पब्लिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, पब्लिक सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी पब्लिक बदल सकती है, लेकिन ऑस्टीन इसके विपरीत कहते हैं। अब और दूसरा क्रिटिज्म जो है वो कहता है लॉ ऑफ कॉमन, जैसे नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ जो भगवान ने बनाया, कि भगवान ने हमें धरती पर पैदा किया तो कुछ अधिकार दे के पैदा कर दिया, जैसे हम सांस ले सकते हैं, अपनी आज़ादी, अपने जीवन की आज़ादी से जी सकते हैं। तो ये हमें नेचुरल जो लॉ है वो ताकत देता है, जो प्राकृतिक नियम है वो हमें ताकत दे रहे हैं। जैसे शेर मांस खाता है, हिरन घास खाता है, तो हिरन को घास खाने की आज़ादी है, शेर को मांस खाने की आज़ादी है। तो ये एक नेचुरल लॉ के अंदर आता है। तो ये कहता है कि ऑस्टीन का जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता, क्योंकि सुपीरियर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि आप किस चीज़ को खाएंगे। अगर सुपीरियर कहेगा कि हिरन मांस खा ले तो नहीं होगा ना, ऐसा तो वो तो नहीं खाएगा। अगर सुपीरियर ये बोले कि शेर घास खाना शुरू कर दे और किसी का शिकार ना करे तो ऐसा नहीं होगा, वो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से काम करेगा। तो नेचुरल लॉ इसका एक क्रिटिज्म हो सकता है। ये ऑस्टीन की थ्योरी के क्रिटिज्म्स हो सकते हैं। तो हमने ऑस्टीन की थ्योरी देख ली, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इसे थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के नाम से पहचाना जाता है, जॉन ऑस्टीन की जो थ्योरी है। इसके अलावा हमारे पास एक और थ्योरी है हेल्स कैल्सन की, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये कहते हैं कि अगर हम ये बोले कि लॉ की प्योरिटी क्या है, तो लॉ की प्योरिटी क्या है, लॉ एज ए नेचुरल लॉ। जो भगवान ने जिस तरह की चीज़ों को धरती पर बनाया था, पैदा किया था, नेचर के हिसाब से थी, वही नेचुरलिटी को हम मेंटेन करेंगे, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है हेल्स कैल्सन की थ्योरी है। हेल्स कैल्सन की जो थ्योरी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये एक और चीज़ के बारे में बात करती है कि थ्योरी लेफ्ट ड्राई बोन्स ऑफ द लॉ डिप्राइव्ड ऑफ द फ्लैश एंड ब्लड विच गिव देम लाइफ। कि अगर आप सूखी हड्डियों को पर मांस चढ़ा दो और खून लगा दो तो क्या उसको ज़िंदगी मिल जाएगी? तो कहते हैं ज़िंदगी नहीं मिलेगी। उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी क्या है? आत्मा। आत्मा होना ज़रूरी है, तभी वो उसको जान मिलेगी, ताकत। तो कहते हैं कोई भी लॉ की थ्योरी है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? नेचर, प्रकृति, वो ज़रूरी है। इसके अलावा कैल्सन ने एक और थ्योरी बताई थी, ग्राउंड नॉर्म थ्योरी। तो ग्राउंड नॉर्म थ्योरी में ये बताते हैं कि हर कानून को एक पावर लेने के लिए एक पावर हाउस की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे घर में कितना भी लाइटें जलती हैं, वो सारी लाइटें कहाँ से जल रही हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे। चाहे वो फैन चल रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक मशीन चल रही है, या कोई भी चीज़ हम चला रहे हैं, वो सब के पावर हाउस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। उसी तरह से सारे कानून, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, चाहे वो आईपीसी है, चाहे वो बीएनएस है, या वो किसी भी तरह का कोई भी कानून है, उन सबको एक ग्राउंड नॉर्म थ्योरी के थ्रू रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि उन सबको पावर देने वाला एक पावर हाउस है। और उस पावर हाउस को हम ग्राउंड नॉर्म थ्योरी से जोड़ सकते हैं। अगर वो पावर हाउस ना हो तो उनको पावर नहीं मिलेगी। जैसे हम
बात करते हैं हैन कैंसल की, जो ज्यूरिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के। ये ऑस्ट्रेलियन ज्यूरिस्ट है जो 1881 में पैदा हुए थे। 1973 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने 20th सेंचुरीज के बिगनिंग में अपनी रिसर्च की थी लॉ के ऊपर। ये पहले जो जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जज थे ये। 1920 से लेकर 30 तक रिटायर होने के बाद इन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया और दो थ्योरी लेके आई, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और दूसरा आपका ग्राउंड नॉर्म थ्योरी। जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है इसे हम ग्राउंड नॉर्म थ्योरी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें नॉर्मेटिव थ्योरी के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। तो तीन नाम है इसके, नॉर्मेटिव थ्योरी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और ग्राउंड नॉर्म थ्योरी। जो हेल्केंसन कहते हैं कि जो लॉ है अपनी प्योर फॉर्म में ही एग्जिस्ट होना चाहिए, सोसाइटी में होना चाहिए। प्योर, प्योर का मतलब जैसे हमें नेचर ने बनाया वैसे, जैसे हमारी जो मॉरलिटी है, जो हमारे एथिक्स हैं, वो सारे हमारी प्योर थ्योरी से डिसाइड होने चाहिए। कहते हैं जो ऑस्टीन की थ्योरी है सोवेनिटी, उसको इम्पोर्टेंस हम जरूर दे सकते हैं लेकिन वो सब कुछ नहीं। उन्होंने उस पर रिसर्च की, फिर आगे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पर। तो उन्होंने कहा लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस। जो लॉ है, कानून जो है, पॉजिटिव साइंस की तरफ काम करता है। ये लोगों के बिहेवियर की स्टडी करता है और साथ साथ में ये डिसाइड करता है कि जो लीगल और नॉर्म्स, मॉरल नॉर्म्स जो हैं वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं। मतलब कानून का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी के लोगों को ज़बरदस्ती मनवाना है चीज़ों को, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे कि जो नहीं मानेगा उनके उनके मतलब इन ह्यूमन लॉ को भी, जो गैर मानवता के नियम थे उनके, वो कोड़े मारते थे, ज़बरदस्ती लोगों से नियम का पालन करवाते थे। तो ऐसे लॉ नहीं पाला जा सकता। लॉ ऐसे पाला जा सकता है कि भगवान ने आपको जिस रूप में पैदा किया है या जिस तरीके से आपको आपकी प्रकृति आपको पावर्स दे रही है, जो आपके साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं उनको शामिल कर ही आपको लॉ मनवाया जा सकता है। मतलब किसी को मार मार के ज़बरदस्ती कानून नहीं मनवाया जा सकता। कानून मनवाने के लिए उसकी प्रकृति के हिसाब से इसका कानून होना चाहिए। इसके लिए हर कानून की वैलिडिटी जो है एक नॉर्म से निकलती है। उस नॉर्म्स को, जिससे सबकी वैलिडिटी निकलती है, उसको हम ग्राउंड नॉर्म कह सकते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ग्राउंड नॉर्म क्या है? हमारे यहाँ पे जो भी कानून बनता है उसको पावर देने का काम, उसका पावर हाउस कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे हर लॉ का ग्राउंड नॉर्म है। तो ग्राउंड नॉर्म वो पावर सेंटर है जो सभी लॉ को पावर देता है, जो रिकॉग्नाइजेशन देता है, उनको वैलिडिटी देता है। तो कोई भी लॉ अगर पास होना है और हमारे इंडिया में लागू होना है तो उसके लिए उसको कहाँ से पास होना पड़ेगा? उसको पास होना पड़ेगा आपके ग्राउंड नॉर्म से। तो हमारा ग्राउंड नॉर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये कहते हैं सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम द अदर सोशल साइंस एंड मॉरल, कि दूसरे जो मॉरल स्टडी है सोशल साइंस उससे लॉ को अलग होना चाहिए। अगर हम लॉ के अंदर मॉरल्स को ले आएंगे तो लॉ का कभी इफेक्टिवली एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। मतलब अगर हम ये करने लगे कि किसी ने मर्डर कर दिया उसके ऊपर दया भाव दिखा के उसको छोड़ दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। इससे क्या हुआ, लोग और ज़्यादा मतलब क्राइम की तरफ प्रवोक होंगे, क्राइम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा उनको इस तरीके से। इसके अलावा इन्होंने ग्राउंड नॉर्म थ्योरी में बताया है कि हर लॉ का जो है ग्राउंड होता है, एक नॉर्म्स होता है जो उसको पावर देने का या वैलिडिटी देने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे आईपीसी है, बीएनएसएस, सीआरपीसी है, बीएनएसएस है, सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फैमिली लॉ है। ये सारे लॉ हमारे कहाँ से पावर ले रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ले रहे हैं। तो किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसको पावर देता है। इसके अलावा जो इनके ऑब्जेक्ट थे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के, वो ऑब्जेक्ट क्या थे कि लॉ को एज अ प्योर जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अपनाना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे बेसिक परिवर्तन करना ठीक नहीं। तो कैल्सन कहते हैं कि जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है एक व्यक्ति की मेंटालिटी को, एक व्यक्ति के नेचर को चेंज नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि अगर शेर को आप जबरदस्ती लॉ के थ्रू बोलो घास खा ले, तो ये जानवरों का शिकार नहीं करना, तो वो नहीं खाएगा, मर जाएगा लेकिन नहीं खाएगा, क्योंकि वो उसकी नेचुरलिटी के अगेंस्ट है। मतलब उसको भगवान ने इस तरह बनाया ही नहीं। तो इसलिए लॉ को हमेशा जो है लॉ की जो नेचुरल थ्योरी उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हो गई। उसके अलावा जो है रोसेक्यू पाउंड की एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, वो भी आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो गई, और ये कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हो गई, और एक ऑस्टीन की सोवर्निटी थ्योरी हो गई। ये तीनों थ्योरी में से एक क्वेश्चन तो हर बार आते ही आता है, आपको कई बार दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको सेविंगी की वॉल्किस थ्योरी बता देता हूँ। ये भी चौथी थ्योरी है जो इम्पोर्टेंट है, सेविंगी की। जो सेविंगी है
वो भी अपनी थ्योरी के साथ लेकर आए थे। उन्होंने बोला वॉल्किस्ट थ्योरी होती है, सेविंगी ने बोला था। वॉल्किस्ट का मतलब है, वॉल्क मतलब कॉमन पीपल, गेस्ट मतलब कॉमन विल। जो लोग चाहते हैं उनको उसी हिसाब से लॉ बाउंड कर सकता है। तो कॉमन परसेप्शन के हिसाब से लॉ को डिजाइन किया जाता है। तो सेविंगे कहते हैं बिहाइंड दिस थ्योरी वॉज द लॉ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विल of the pupil. It doesn't come from deliberate legislation. It develops as the consciousness of the nation arises. तो ये कहते हैं कि कानून हमेशा लोगों के लिए बनाया जाता है और वही कानून सक्सेड कर पाता है जो कॉमन विल और कॉमन मतलब सबकी इच्छा के अनुसार हो। अगर उसको कॉमन विल के अगेंस्ट कोई लॉ बनाएंगे तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी लॉ को सक्सेस होने के लिए लॉ ऑफ कॉमन पीपल होना चाहिए। As mentioned, Sevingi believed that evaluations of the law can only be made by taking into account past consideration. अगर आप लॉ को एवेल्युएट करना चाहते हैं तो आपको पास्ट कंसिडरेशन को एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो लॉ प्रिवेल द बेसिकली इन सोसाइटी। तो कहते हैं लॉ जनरली जो है सोसाइटी के लोगों के लिए बनाया जाता है, सोसाइटी के ऊपर लागू होता है। इसलिए अगर आप लॉ को करेक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको कॉमन पीपल की विल के अकॉर्डिंग लॉ को डिजाइन करना पड़ेगा। लॉ डेवलप लाइक अ लैंग्वेज। जो कानून है वो एक भाषा की तरह डेवलप होना चाहिए। जैसे एक भाषा सभी लोग एक जैसी बोलते हैं कंट्री के अंदर जो रहते हैं, तो इसलिए लॉ जो है कॉमन पीपल की लैंग्वेज हो सकता है। तो उसी तरह से कानून भी इस तरह का होना चाहिए जो सबको इक्वालिटी के अंदर मतलब एक ही तरह से ट्रीट करे और सबको एक ही तरह के विल के साथ उसको मतलब एक ही तरह की इच्छा के साथ उसको संबोधित कर सके। इसके अलावा लॉ जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है और रेगुलर प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज लॉ बना दिया तो ख़त्म हो गया। लॉ आपका लगातार चलता रहेगा। जब तक लॉ एप्लीकेबल रहेगा वो बिगनिंग से लेके एंडिंग तक वो हमेशा लोगों को प्रभावित करता रहेगा। इसलिए ये प्रोडक्टिविटी है, लॉ जो है प्रोडक्टिविटी से या कंटिन्यूस प्रोसेस से ऑफ सोसाइटी के रूप में भी माना जाना चाहिए। इसके अलावा सेविंग ये कहते हैं कि जो कॉडिफाइड लॉ है, ठीक है, वो ज़रूरी है क्योंकि कॉडिफिकेशन होने से लॉ के अंदर एक रूपता आ जाती है। मतलब सबके ऊपर समान रूप से लॉ लागू होना शुरू हो जाता है। अगर लॉ कॉडिफाइड ना हो तो जो हमारा सुप्रीम सोवेरियन होगा, जो हमारा राजा होगा, वो अपने हिसाब से लॉ को बदल भी सकता है। तो इसलिए लॉ को बदलना नहीं चाहिए। और जो लोग इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं वॉल्किस्ट थ्योरी को, वो ये कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि लॉ जो है लॉ ऑफ कॉमन पीपल हो जाए, क्योंकि कॉमन पीपल तो कभी ये चाहेंगे ही नहीं कि उनकी आज़ादी को छीना जाए। जबकि लॉ हमेशा हमारी आज़ादी को, हमारी फ्रीडम को बाउंड करता है, लिमिटेड करता है। तो नॉट क्लियर हु इज द वॉक। इसके साथ इन्होंने ये भी नहीं बताया कि वॉक कौन है और गाइस्ट कौन है। मतलब कौन से कॉमन पीपल, किसके कॉमन पीपल की बात कर रहे हैं और कौन सा उनका लॉ, यहाँ पे बताया नहीं है सेविंगी। इसके अलावा सेविंगी की जो थ्योरी है वो इनकन्सिस्टेंट है, मतलब लगातार नहीं चल सकती है। कुछ टाइम के लिए तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअली अगर आप इसको ज़मीन पे एनफोर्स करना चाहो तो ये नहीं हो पाएगी। इसके अलावा ये कुछ इन्फ्लुएंशियल फैक्टर से प्रभावित होती है। जो लॉ की थ्योरी है ये सबके लिए करेक्ट नहीं है। ये कुछ चीज़ें जो है मतलब कुछ जो है उनसे इफेक्टेड हो सकती है या उनसे प्रभावित हो सकती है। अब जो अगली हम थ्योरी की बात करेंगे वो है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, रोसेक्यू पाउंड की। तो रोसेक्यू पाउंड का जो जन्म हुआ था वो 1870 में हुआ था और 1964 में इनकी डेथ हो गई थी। जो रोसेक्यू पाउंड है ये काफ़ी फेमस फिलोसफर हैं, यानी कि फेमस जो है ज्यूरिस्ट है। रोसेक्यू पाउंड की जो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है, तो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में ये कहते हैं कि इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ देयर इंजीनियरिंग स्किल टू मैन्युफैक्चर द न्यू प्रोडक्ट। जैसे एक इंजीनियर को अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना होगा तो वो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी सोशल इंजीनियरिंग यानी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्किल का इस्तेमाल करेगा। उसी तरह से अगर हम सोशल इंजीनियर्स की बात करें तो उसको अगर कुछ बिल्ड करना है तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी विच प्रोवाइड द मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो लॉ का मतलब एक ऐसा कानून जो सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस को लेके आए और कम से कम जो है लोगों के बीच में संघर्ष हो, फ्रिक्शंस हो। मिनिमम कर दे फ्रिक्शंस को, मैक्सिमम कर दे हैप्पीनेस को। तो रोसेक्यू पाउंड ने कहा है लॉ इज द सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स अ बैलेंस बिटवीन द कंपीटिटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। कि लोगों के जो कंपीटिटिंग इंटरेस्ट है, मतलब एक व्यक्ति का इंटरेस्ट दूसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट से जो प्रभावित हो रहा है, जो लड़ाई कर रहा है, जो कंपटीशन कर रहा है, उसको ख़त्म करना ही लॉ का काम है।
बिटवीन कंपीटिटिव इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। तो बैलेंस किसको करना है, हमें कंपीटिटिव इंटरेस्ट को करना है जो सोसाइटीज़ की। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को रिजर्वेशन दे रखा है, तो रिजर्वेशन इसलिए दे रखा है क्योंकि उनको जो सोसाइटी की तरफ से हार्म हुआ, नुकसान हुआ, या उनका जो वायलेशन किया गया, उनके साथ जो इनह्यूमन बिहेवियर किया गया, उसको अब हम ठीक करने की कोशिश करें ताकि वो भी इन लोगों के बराबर आके खड़े हो सके। तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो बैलेंस करती है किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को इंडिविजुअल के बीच में होने वाले, और इसके लिए वो स्टेट के लॉ की हेल्प लेती है। तो लॉ एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो सोशल इंजीनियरिंग से निकल कर बनी है। मतलब कानून हमेशा सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही सीखा जा सकता है या बनाया जा सकता है। ये रस्टर क्यू पाउंड ने कहा था। इसके पीछे इनका ऑब्जेक्टिव था, लॉ इज टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, कि लोगों के इंटरेस्ट को बैलेंस करने का जिम्मेदारी लॉ की है। लॉ ही हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज को बैलेंस कर सकता है और स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो इसके लिए इन्होंने बताया था, पहला इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी के अंदर रस्टर पाउंड ने कहा कि कभी भी अगर आप किसी नए लॉ को बना रहे हो तो आपको तीनों तरह के इंटरेस्ट को बैलेंस करना होता है। जो तीन तरह का इंटरेस्ट का मतलब ये है, जैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हर व्यक्ति का इंटरेस्ट है उसको बैलेंस करना है, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट जो एज ए होल पब्लिक का इंटरेस्ट है वो, और सोशल इंटरेस्ट। अगर इन तीनों इंटरेस्ट को आप बैलेंस कर लेते हैं तो आप जो है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी के थ्रू लॉ को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यूरल प्रोसुलेट बाय द रसेल पॉइंट कहते हैं कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों के अगेंस्ट अपनी सोच रखते हैं, जैसे क्रिमिनल माइंडेड लोग जो हमेशा गलत चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी के नियमों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉ को उनको भी कोशिश करनी चाहिए सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने की। फिर आ गया आपका एक और है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो गया, एक और थ्योरी है सोशल सॉलिडिटी थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद है सोशल सॉलिडिटी थ्योरी। अब ये जो सोशल सॉलिडिटी थ्योरी है ये लियोन डुर्गिट की है। लियोन डुर्गिट जो है उनका जन्म हुआ था 1859 में और इनकी डेथ हुई थी 1928 में। लियोन डुर्गिट जो है वो फ्रेंच ज्यूरिस्ट है, ये फ्रेंच के रहने वाले हैं, स्कॉलर है, और ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑगस्ट कॉमेटी। ये ऑगस्ट कॉमेटी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है और दुखरीम की थ्योरी से भी काफ़ी इंस्पायर्ड थे ये। तो सोशल सॉलिडिटी का मतलब है एक्सप्लेन द सोशल कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर देयर नीड्स एंड एक्सिस्टेंस, कि किसी भी चीज़ को, सॉलिडिटी का मतलब है लोग एक दूसरे से कैसे कोऑपरेट करेंगे, कैसे मिलकर चल सकते हैं ताकि सबकी ज़रूरतें और सबकी जो डिमांड है वो पूरी हो सके। तो सॉलिडिटी एक फीलिंग है जो फीलिंग ऑफ वननेस की बात करती है। सॉलिडिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ, कोहेसिवनेस, कलेक्टिव कंसाइंसनेस, वैलिडिटी ऑफ द सोसाइटी। तो लियोन डुर्गिट जो है वो सोशल सॉलिडिटी को एक्सप्लेन करते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन ऑन हिज अदर फेलो ऑफ मैन, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल हम सब चीज़ें खुद नहीं बना सकते, हम ना तो खुद ही अनाज पैदा करेंगे, ना हम खुद ही कपड़े बनाएंगे, ना हम खुद ही अपने लिए जूते बनाएंगे, ना हम खुद ही नाई का काम करेंगे अपने लिए बाल वगैरह मतलब काटना और फिट रहना। तो इसलिए हमें समाज की ज़रूरत है, इंटरडिपेंडेंस है हमारा दूसरे व्यक्ति के साथ। अगर एक व्यक्ति किसान है तो वो अनाज खुद उगा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए उसको दूसरे समाज के लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इसे सोशल सॉलिडिटी थ्योरी कहते हैं। तभी समाज जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। तो हमें प्रमोट करना है सोशल सॉलिडिटी बिटवीन द इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत जरूरत है एक दूसरे के साथ जो मिलकर काम हो सकता है उसी को हमें प्रमोट करना है। तो लियोन डॉगिट कहते हैं कंसीडर दैट लॉ एज अ बैड लॉ विच डज नॉट प्रमोट द सोशल सॉलिडिटी। तो ऐसा कोई भी कानून जो व्यक्तियों को आपस में लड़वाने का काम करता है, जो व्यक्ति को आपस में बांटने का काम करता है, वो बैड लॉ है, उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये साथ में ये भी कहते हैं लॉ ऐसा लॉ होना चाहिए जो आपकी राइट्स और ड्यूटीज़ को प्रमोट करे, जो आपको बताए कि आपको क्या चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी कॉडिफाइड लॉ है वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है, इसलिए ये प्रमोट करते हैं सोशल सॉलिडिटी को। मतलब इंडिया में कोई ऐसा कानून थोड़ी ना है कि ये कानून मुस्लिमों को तो सज़ा देगा लेकिन हिंदुओं को सज़ा नहीं देगा, या ये कानून गरीबों को सज़ा देगा अमीरों को नहीं देगा। तो ऐसा कोई कानून भारत में है नहीं, तो इसलिए इसको हम सोशल सॉलिडिटी कह सकते हैं। तो ये थी लियोन डुर्गिट की सोशल सॉलिडिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इनको अगर आप थ्योरी को कर लेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन पेपर जो है आपका इन्हीं चीज़ों के आसपास रहता है।
इसके अलावा रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जो अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म है, ये रियलिस्टिक थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। ये कहता है लॉ जो है वो रियलिस्ट थ्योरी से बनना चाहिए, इज बियॉन्ड द एजुडिकेशन एंड मोर अबाउट द लीगल प्रिंसिपल, नॉट कंट्रोवर्शियल फैक्ट। मतलब हर चीज़ जो है रियलिटी के साथ होनी चाहिए, कोई कंट्रोवर्शियल फैक्ट को लॉ में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो लीगल रियलिज्म जो है ब्रॉट अबाउट द ह्यूज रेवोल्यूशन और टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली लॉ, took it beyond the written legal concept of early law and took it beyond the written legal codes and system। ये एक्सटेंड करता है सोशल रिलेशनशिप एंड कल्चरल अप्रोचेस को। देयर फोकस हैज बीन सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन विल imperfections during the enactment process। डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन रियलिज्म, अगर हम इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द स्कूल ऑफ थॉट, इसको हम स्कूल ऑफ थॉट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अमेरिकन रियलिज्म। ये टर्म करता है एज अ मूवमेंट इट बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट हैज बीन डिफाइंड, देयर इज नो फिक्स्ड अप्रोच। इसे अमेरिकन रियलिज्म इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो जन्म है, उत्पत्ति जो है वो अमेरिका से हुई थी। फ्राइडमैन पहले अमेरिकन ज्यूरिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी। रियलिस्टिक स्कूल प्रेफर टू इवेल्युएट एनी पार्ट ऑफ द लॉ इन द टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्ट। फिर रसेक्यू ने भी इस थ्योरी के ऊपर, रियलिस्टिक थ्योरी के ऊपर काफ़ी कुछ रिसर्च की है। अकॉर्डिंग टू रसेक्यू, थिंग्स एज दे आर, चीज़ें जैसी हैं वैसी ही होंगी, एज कंस्ट्रक्टेड विद द थिंग्स एज दे आर इमेजिन टू बी, लेकिन इनको उस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जैसे हम सोच रहे हैं। विश टू बी, जैसे हम चाहते हैं वैसा हो जाए, या हम फील करते हैं वैसा होना चाहिए, तो हम इनको वैसे ही अपनाने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिकन रियलिज्म में हम थ्योरी ऑफ रियलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे हम लॉ को रियलिटी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा चीज़ें हैं जो रह गई है वो देख लेते हैं एक बार। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सुनने में थोड़ा सा अजीब भी लगता है, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन हमें इन चीज़ों से ना डरते हुए हमें अपने जो सब्जेक्ट है, जो जूरिस्प्रूडेंस जिसको हमें पास होना है, तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा आपको दुखी कर सकता है। बाकी तो आप आराम से निकाल लोगे, हर सब्जेक्ट आपका इस बार ईजी है, पढ़ने में भी अच्छा है। नेचुरल लॉ जो होता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, वो भी आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी मैंने आपको तीनों चारों जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो बता दी है। अगर हम ये बात करें कि जूरिस्प्रूडेंस जो है उसका जन्म कहाँ से हुआ है, तो जूरिस्प्रूडेंस का जन्म कैसे हुआ, जब बहुत सारे ज्यूरिस्ट जो थे, जो अपनी अपनी फील्ड में रिसर्च करते थे, उस रिसर्च को उन्होंने एक ग्राउंड पर लेके आना था, ताकि बाकी जो वर्ल्ड के लोग हैं या ज्यूरिस्ट हैं वो इसको समझ सके। तो उनको समझाने के लिए इन्होंने कॉमन ग्राउंड का यूज़ किया है। ठीक है, अब आती है हमारी नेचुरल लॉ, थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ की बात करें तो ये फिलॉसफी है जो कंसीव करती है, इट इज़ अ लॉ विच इज़ इनहेरिट इन द नेचर ऑफ मैन। ये वो लॉ है जो मैंस के नेचर को इनहेरिट करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कन्वेंशंस की बात करता है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस की, जिसमें आपका जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ इज आर नॉट बॉडी ऑफ द एक्टेड, इनेक्टेड और इंटरप्रिटेड लॉ इन्फोर्स बाय द कोर्ट। नेचुरल लॉ कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कोडिफाइड लॉ हो या किसी कोर्ट के द्वारा लागू किया जा सकता हो, या कोई ऐसा लॉ हो जो उस समय बना हो। किसी मैन मेड सोसाइटी के थ्रू ये लॉ नहीं बनता है। ये लॉ ऐसा है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जो इनफैक्ट वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स ऑफ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ द जजेस एंड ज्यूरिस्ट। ये मानव सभ्यता के साथ ही शुरू होने वाला कानून है, जिसे नेचुरल लॉ कह सकते हैं। होस्ट ऑफ आइडियल सच एज मॉरलिटी, जस्टिस, रीजन, गुड कंडक्ट, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, एथिक्स एंड सो ऑन। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ के साथ रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये ओरिजिनेट करता है सुप्रीम सोर्स, एनी पॉलिटिकल एंड वर्ल्डली अथॉरिटी। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये दूसरे लॉ से डिफरेंट है। ये किसी तरह का कोई भी ऐसा लॉ नहीं जो किसी व्यक्ति के ऊपर थोपा जा सके। ये वो लॉ है जो नेचुरल सेंस में एप्लीकेबल होता है, जैसे रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। वो कहते हैं किसी राजा के शासन से अच्छा है कानून का शासन बना रहे, ताकि लोग उसके अंदर अपनी तरक्की को देख सके। तो इसमें जो डेफिनेशन देने वाले हैं, ये हॉब्स ने इसकी डेफिनेशन दी है।
और जॉन लॉकी ने इसकी डेफिनेशन दी है। इनकी डेफिनेशंस आप याद कर लेना, इमैनुअल कैंट। इसके अलावा नेचुरल लॉ के काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं, जैसे मॉरल प्रपोजिशन। ये लॉ से ज़्यादा मॉरलिटी को फॉलो करने वाली थ्योरी है, और लॉ अगर मॉरल हो जाएगा तो कोई भी किसी को सज़ा नहीं दे पाएगा, और सज़ा ना होने से लोगों की स्ट्रिक्टनेस ना होने की वजह से लोग जो हैं वो भटक जाएंगे, मतलब लॉ को नहीं फॉलो करेंगे। तो इसलिए लॉ के साथ ऐसा होना चाहिए। तो नेचुरल लॉ की थ्योरी हो गई आपकी। बाकी लगभग मैंने ना इसके सारे अपने पॉइंट चीज़ें कराई दी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पूछनी है, या आपको लग रहा है कि भाई ये भी होना चाहिए, या ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है, या आपके स्कूल कॉलेज से किसी ने बोला हो? सर इसमें एक विकास के बारे में था, प्री रोमन पीरियड्स, पोस्ट रोमन पीरियड, इसके बारे में और बता दीजिए। देखो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन एग्ज़ाम में इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। इसमें जो है ना रोम की क्रांति और ये सब चीज़ें लिखी हुई है, इसका कोई यूज़ नहीं है आपके लिए। ये बताया है कि जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट पैदा कैसे हुआ था, मतलब उसके अराइज कैसे हुआ जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट का। तो वो इतना एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, तो आप बेसिकली उसको छोड़ दो एग्ज़ाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको लगभग सही बता दिया है, आपका कुछ बचा नहीं। वैसे जूरिस्प्रूडेंस में उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, सिलेबस छोटा ही है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी डिफिकल्ट लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि कुछ अजीब सी इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं, जिनको याद करना समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप कर लोगे ना तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करें।